हेलो क्लास, आज क्रियापद परिचय के अंतर्गत इसके अंतिम बिंदु वाच्य पे चर्चा की जाएगी। तो वाच्य कहते किसे हैं? वाच्य वह शब्द रचना होती है जिससे हमें पता चलता है कि क्रिया करने वाला कोई कर्ता है या कोई अन्य घटक है। अर्थात जो क्रिया हो रही है वो किसके अनुसार हो रही है, वो कर्ता के अंतर्गत हो रही है, कर्म के अंतर्गत हो रही है या भाव के अंतर्गत हो रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम वाच्य कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। वाच्य से यह स्पष्ट होता है कि क्रिया के लिंग वचन कर्ता कर्म अथवा भाव में से किसके अनुसार हैं। क्रिया के लिंग वचन यानी क्रिया लिंग स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है और वचन वो एक वचन में है या बहुवचन में है, ये किसके अनुसार कार्य कर रही है, अर्थात कर्ता के अनुसार कार्य कर रही है या कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार। तो इसे हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। देखिए इसको उदाहरण दिया है। शोभना हलवा खा रही है, शोभना द्वारा हलवा खाया जा रहा है और शोभना से हलवा खाया जा रहा है। पहले वाक्य में क्रिया खा रही है, लिंग और वचन कर्ता शोभना का अनुसरण कर रहे हैं। यानी यहाँ पर देखिए कर्म बीच में नहीं आया है, यहाँ पर डायरेक्ट कार्य कौन कर रहा है? यहाँ पे कर्ता कार्य कर रहा है, शोभना हलवा खा रही है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। शोभना द्वारा हलवा खाया जा रहा है। अब खाया जा रहा है और क्या खाया जा रहा है? तो हलवा खाया जा रहा है। देखिए हम कैसे पहचान सकते हैं कि कर्ता और कर्म कैसे है? जब हमने कहा शोभना हलवा खा रही है और हमने क्वेश्चन किया कौन खा रही है, कौन का जवाब क्या आया? शोभना। तो वहाँ आपका क्या हो जाएगा? वहाँ आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा। लेकिन जब हमने कहा शोभना द्वारा हलवा खाया जा रहा है, क्या खाया जा रहा है? तो हलवा खाया जाएगा। तो क्या के जवाब में जो उत्तर आएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? कर्मवाच्य। और शोभना से हलवा खाया जा रहा है, शोभना से हलवा खाया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ भाव के अनुसार वो व्यक्त किया जा रहा है कि वो अपनी भावना के अनुकूल कार्य कर रही है। देखिए दूसरे वाक्य में क्रिया खाया जा रहा है लिंग वचन कर्म के फल के अनुसार है और तीसरे वाक्य में खाया जा रहा है भाव का अनुसरण कर रही है। इस आधार पर वाच्य के 3 प्रकार होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि क्रिया कर्ता के अनुसार कार्य कर रही है, अर्थात जब कर्ता वाक्य के उद्देश्य के रूप में विद्यमान हो तो वहाँ कर्तृवाच्य होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें दिया है कि जब कर्ता वाक्य के उद्देश्य के रूप में विद्यमान हो, तो उद्देश्य क्या था? सब्जेक्ट, मेन वर्कर जिसे हम कहते हैं, कर्ता कार्य को करने वाला। तो क्रिया क्या होता है? कर्ता द्वारा किया गया जो भी एक्शन होता है वो क्या कहलाता है? उसकी क्रिया कहलाती है। तो यहाँ जो क्रिया हो रहा है उसका सब्जेक्ट कौन है? तो जो सब्जेक्ट के अनुसार वर्क यहाँ पर होता है वो क्या कहलाता है? आपका कर्तृवाच्य कहलाता है। ऐसी दशा में कर्ता की प्रधानता होती है। जैसे मनीष पुस्तक पढ़ता है, गीता घर जाएगी। तो जैसे यहाँ पर आप कौन का क्वेश्चन करें और उसके जवाब में कोई संज्ञा या सर्वनाम आए तो वहाँ पर आपका क्या होगा? वहाँ पर आपका कर्तृवाच्य होगा। उपयुक्त वाक्य में क्रिया का वचन लिंग संबंधित कर्ता के लिंग वचन के अनुसार है। देखिए अब इसमें देखिए दिया है कि लिंग और वचन दोनों आपका किसके अनुसार है? कर्ता के लिंग वचन के अनुसार है। तो कर्ता यहाँ पहले मनीष क्या है? पुल्लिंग है और इसकी जो लिंग है वो क्या है? आपका पढ़ता है और वचन एक वचन में। तो जैसे आपका कर्ता होगा उसी के अनुसार क्रिया भी परिवर्तित होती है। देखिए यहाँ पे मनीष पुस्तक पढ़ता है तो यहाँ इसका लिंग क्या बन रहा है? पुल्लिंग बन रहा है। और गीता घर जाएगी तो गीता कौन है? स्त्रीलिंग है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि वाक्यों में क्रिया का लिंग यानी पढ़ता है और जाएगी, तो ये क्या क्रिया का लिंग है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का लिंग वचन संबंधित कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है। संबंधित कर्ता का लिंग वचन मतलब जो कर्ता यहाँ पर है, अगर वो पुरुषवाचक में है, वो पुरुष है, तो वहाँ पर आपका पुल्लिंग आएगा क्रिया, और अगर वहाँ पर स्त्रीलिंग है तो वहाँ क्रिया क्या आएगी? स्त्रीलिंग रूप में आएगी। पहले वाक्य की क्रिया पढ़ता है पुल्लिंग एक वचन है, जो वाक्य के कर्ता पुल्लिंग एक वचन के समान है। दूसरे वाक्य में कर्ता गीता का प्रयोग स्त्रीलिंग एक वचन में हुआ है, उसी के अनुसार क्रिया जाएगी का भी प्रयोग किया गया है, स्त्रीलिंग एक वचन में हुआ है। अगर इसको हम बहुवचन में परिवर्तित करें तो कैसे होगा? मान लीजिए यहाँ पे दिया है
कि मनीष पुस्तक पढ़ता है। अब इसको आपको बहुवचन में अगर इसको परिवर्तित करना है तो राम और मोहन पुस्तक पढ़ते हैं। देखिए 2 कर्ता यहाँ पर है और इसका लिंग और वचन किस में परिवर्तित हो गया है आपका, इसका लिंग और वचन आपका बहुवचन रूप में परिवर्तित हो गया, पढ़ता है, पढ़ते हैं। इसी प्रकार से गीता घर जाएगी, गीता और मीता घर जाएंगी, गीता और मीता घर जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका जो आपका क्रिया है वो भी कर्ता के अनुसार परिवर्तित हो गया है। अब हम आते हैं कर्मवाच्य पे। कर्मवाच्य किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्म प्रधान है और कर्म ही वाक्य का उद्देश्य है, वह कर्मवाच्य कहलाता है। दोबारा से देखते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्म प्रधान है और कर्म ही वाक्य का उद्देश्य है, वो कर्मवाच्य कहलाता है। यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पर किसको बनाया गया है, कर्म को बनाया गया है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। पहले में कर्ता आपका उद्देश्य होता है, सब्जेक्ट बनता है, और दूसरे में कर्म आपका सब्जेक्ट बनता है। जैसे कि हम वाक्यों को क्या करते हैं, 2 भागों में विभक्त करते हैं। पहला आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी उद्देश्य और विधेय। तो विधेय में क्या होता है, कर्ता के द्वारा किया गया कार्य होता है और उद्देश्य में क्या होता है, कर्ता होता है। तो यहाँ पर हमको प्रधानता किसकी लेनी होती है, वाच्य में प्रधानता किसकी लेनी होती है, यहाँ पर प्रधानता हमें कर्ता कर्म की लेनी होती है। तो पहले वाले में जहाँ कर्ती वाच्य होगा वहाँ पर हम कर्ता की प्रधानता लेंगे और कर्म वाच्य में हम प्रधानता किसकी लेंगे, कर्म की प्रधानता लेंगे। तो कर्मवाच्य में क्रिया का लिंग वचन कर्म के लिंग वचन के अनुसार होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा कि पहले में जो आपका लिंग वचन होता है वो किसके अनुसार होता है, कर्तृवाच्य में लिंग वचन किसके अनुसार होता है, वो आपका कर्ता के अनुसार होता है। लेकिन कर्मवाच्य में कर्म के लिंग वचन किसके अनुसार होते हैं, वो कर्म के अनुसार होते हैं। जैसे मनीष द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है और बच्चों से बाग में फूल चुने जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर पुस्तक क्या है, पुस्तक स्त्रीलिंग स्वरूप हो जाती, पुस्तक पढ़ी जाती, पुस्तक पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए इसके अनुसार आपका क्या हो गया, लिंग और वचन चेंज हो गए हैं। इसी प्रकार बच्चों से बाग में फूल चुने जाते हैं, तो फूल यहाँ पर आपका क्या दे दिया गया है, यहाँ पर ये आपका फूल चुने जाते हैं, ये आपका पुल्लिंग दिया गया है और इसीलिए यहाँ पर चुने जाते हैं का प्रयोग किया गया है। फूल चुनी नहीं जाती है, फूल चुने जाते हैं। फूल आपका क्या होता है, पुल्लिंग होता है। तो ध्यान देने योग्य बात क्या है कि ऊपर दिए गए वाक्य में क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्म के लिंग वचन के अनुसार हैं। पहले वाक्य में क्रिया पढ़ी जाती है का प्रयोग हुआ है। और देखिए इसमें दिया है कि दूसरे वाक्य में क्रिया चुने जाते हैं अपने कर्म फूल के लिंग वचन के अनुसार पुल्लिंग बहुवचन रूप में है। और ध्यान देने योग्य बात क्या होती है इसमें हमेशा कि कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। यानी कर्मवाच्य का जब भी सेंटेंस आएगा, वाक्य आएगा, तो उसमें आपका सकर्मक क्रिया होगी, उसमें अकर्मक क्रिया नहीं होगी। सकर्मक क्रिया जो कर्म के साथ जो वाक्य बनते हों वो, जैसे मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है या मैंने पुस्तक पढ़ी, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। लेकिन मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। अब भाववाच्य किसे कहते हैं, जिस रूप से यह पता चले कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता अथवा कर्म नहीं अपितु केवल भाव है, वो भाववाच्य माना जाता है। भाव में क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार होती है और न कर्म के अनुसार होती है, बल्कि वह भाव अर्थात धातु के अर्थ के अनुसार चलती है। भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कर्मवाच्य में किसका प्रयोग किया जाता है, सकर्मक क्रिया का, और भाववाच्य में किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें हम लोग अकर्मक क्रिया का प्रयोग करते हैं और धातु के अर्थ के अनुसार चलती है। इसका जो आपका वाक्य में जो क्रिया होती है वो हमेशा धातु के अर्थ के अनुसार चलती है। जैसे प्रभात से चला नहीं जाता, छात्रों से चुप नहीं बैठा जाता, तुषार से हंसा गया। तो अब देखिए इसमें धातु कहाँ है, इसमें देखिए यहाँ दिया चला, बैठा और हंसा, ये धातु रूप है। अगर हमको इसको सामान्य क्रिया में परिवर्तित करना हो तो हम लोग इसमें किसका प्रयोग करेंगे, ना का प्रयोग लगाते हैं।
चलना, लिखना, बोलना, हंसना, तो ये सामान्य क्रिया हो जाती है। लेकिन भाववाच्य में क्या होता है कि हम इसमें धातु के अनुसार इसमें परिवर्तन करते हैं, यानी क्रिया का जो मूल रूप होता है उसके अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। और विशेषता क्या होती है कि भाववाच्य की क्रियाएं सदा पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में होती है। ध्यान दीजिएगा कि भाववाच्य की क्रियाएं किस में चलती हैं, पुल्लिंग में, यानी कि जब भी आपका कोई वाक्य बनेगा तो हमेशा पुल्लिंग ही रहेगा, एक वचन रूप में ही रहेगा और अन्य पुरुष में, यानी कि तीसरे व्यक्ति को इंडिकेट करते हुए बात की जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि भाववाच्य में हमेशा तीसरे व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए यहाँ पर बात की जाएगी। जैसे कि जब आप पुरुष पढ़ते हैं तो पुरुष में आपका क्या होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में क्या होता है, जहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता यानी बोलने वाले की प्रधानता होती है, वहाँ उत्तम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष में जहाँ सुनने वाले के बारे में बात की जाती है वहाँ मध्यम पुरुष होता है। और अन्य पुरुष का अर्थ क्या होता है कि जहाँ पर तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, किसके द्वारा, बोलने वाले और सुनने वाले के द्वारा। तो भाववाच्य में हमें क्या ध्यान देना है कि जब भी हम भाववाच्य में परिवर्तन करें या भाववाच्य के वाक्य देखें तो वो सदा आपका क्या होगा, पुल्लिंग होगा, एक वचन और अन्य पुरुष के रूप में बात होगी, यानी यहाँ आप तीसरे व्यक्ति को इंडिकेट करते हुए बात करेंगे। तो क्लास आज यहाँ पर इतना समझा दिया गया भाववाच्य तक। कल हम लोग बात करेंगे कि वाच्य में परिवर्तन कैसे किया जाता है। थैंक यू।